माय चैनल। आज हम पार्ट 4 करने वाले हैं अपनी अग्नि पीवाईक्यू सीरीज़ का। होप आपने लास्ट 3 पार्ट्स इसके देख लिए होंगे। ये हम यूपी लेक्चरर 2017 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। हु अमंग एक सेकेंड, let me take this. Who mentioned the two type of conflict? First one is partial conflict and the other one is total conflict. पार्सल पार्शल कॉन्फ्लिक्ट एंड टोटल कॉन्फ्लिक्ट, तो इनमें से किसने पार्शल कॉन्फ्लिक्ट और टोटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोला है? पहले आपके मैकीवर एंड पेज हैं, दूसरे आपके सोरेकिन हैं, तीसरे आपके किंग्सले डेविस हैं और चौथे आपके मैक्स वेबर हैं। तो सही आंसर हमारा होगा पेट्रन सोरेकिन। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला आपका पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा था आपका टोटल कॉन्फ्लिक्ट। पार्शियल कॉन्फ्लिक्ट सोरेकिन बताते हैं वो होते हैं जहाँ पर आपका क्लैशेस होते हैं किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर, पर ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आपके क्लैशेस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब बहुत बड़े लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। लेकिन टोटल कॉन्फ्लिक्ट में आपका बहुत ही ज़्यादा वर्स सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर जो कोई भी या कम्युनिटीज़ ले लो या फिर कोई भी ट्राइब्स ले लो, बिल्कुल फेस टू फेस वॉर जैसे सिचुएशन में आके खड़े हो जाते हैं। जैसे कि अगर टोटल कॉन्फ्लिक्ट में हम बात करें, कोई भी एक आइडियोलॉजी जिसे कोई सोसाइटी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, प्रमोट कर रही है, तो वो आपके और वो ओवरकम कर रही है या फिर कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है दूसरी कम्युनिटी की आइडियोलॉजी के साथ, तो उस जैसी सिचुएशन में वो टोटल कॉन्फ्लिक्ट में कंसिडर होगा। और पेट्रियन सोरोकिन उसी की बात करते हैं। अब हम अगर बात करें मैकीवर और पेस, तो मैकीवर और पेस भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो दो दूसरे तरह के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरे इन सेंस वो कुछ और बोलते हैं, उनका नाम अलग देते हैं। पहला वो बोलते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ये दोनों डिवाइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को इन दोनों में। अब किंग्सले डेविस, ये तो आपको पता ही है, जो किंग्सले डेविस है वो आपके स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट हैं और ये आपको एक एज अ फंक्शनल की तरह देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। और मैक्स वेबर वही जिन्होंने सोशल एक्शन के ऊपर अपना थ्योरी दिया था। सोशल एक्शन की थ्योरी हम मैक्स वेबर के लिए जानते हैं, या फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कंसेप्ट दिया था, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पावर, स्टेटस और क्लास जैसे उन्होंने सोसाइटी को तीन मतलब उसमें बांटा था। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज कि socialization is learning process that enable the learner to perform social roles. सोशलाइजेशन एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें लर्नर सोशल रोल्स को सीखते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये आपके बोलते हैं एच.एम. जॉनसन। एच.एम. जॉनसन सोशलाइजेशन के बारे में ये आपकी डेफिनेशन देते हैं। देखो, ये बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको सिर्फ और सिर्फ रटा जा सकता है। इसका और कोई भी आपके पास ये बोलो कि कोई ऐसी ट्रिक हो जिससे एकदम से याद हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको रटना ही पड़ेगा। इसमें ना कोई ट्रिक्स लग सकती है, ना ही कोई ऐसा कंसेप्ट लग सकता है जिसमें हम थोड़ा सा रेशनैलिटी चीज़ों को देखें। यहाँ पे तो बिल्कुल मगज भी करना पड़ेगा। तो बस आप याद रखना, सोशलाइजेशन को एज अ प्रोसेस कौन बोलता है जिसमें आप एक जो इंडिविजुअल है वो या लर्नर है वो सोशल नॉर्म रोल्स को सीखता है, वो आपके एच.एम. जॉनसन बात करते हैं। अच्छा, अगर हम ये दूसरे जो थिंकर हैं ई.एस. बर्गाडस, ये हमारे अभी हमने सिर्फ 20-20 क्वेश्चन करे हैं, उसमें कम से कम 3-4 बार ये नाम आ चुका है। तो हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा-सा और रिवाइज़ करवा देती हूँ। ये वही बर्गाडस है जिन्होंने नेमलेसनेस सोसाइटी के बारे में बात की थी, और इन्होंने कम्युनिटी को एज़ अ जो वी फीलिंग और एक पर्टिकुलर ग्रुप में रहते हैं, पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, कम्युनिटी को डिफाइन किया था। और ऑकबर्न, डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न, हमारे डब्ल्यू.एफ. ऑकबर्न, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑकबर्न आपके कल्चरल लैक के बारे में बात करते हैं। लेट मी राइट ओवर हियर। कल्चरल लैक के बारे में बात करते हैं, या फिर एक और चीज़, वो कल्चर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मटेरियल कल्चर, मटेरियल
कल्चर और दूसरा आपका नॉन मटेरियल कल्चर। ये मैंने कल की जो पार्ट 3 है उसमें भी एक्सप्लेन किया था कि मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। होप आप लोगों ने वो देखा होगा। अब के यंग भी सोशो ये आपके किम्बेल यंग है। ये भी आपके सोशियोलॉजी के बारे में बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक इंडिविजुअल जब किसी ग्रुप का पार्ट बन जाता है तो इसका मतलब वो सोशलाइजेशन हो रहा है उसका। ठीक है। बहुत प्यारी सी डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ वो अगड़म बगड़म नहीं लगाते। सपोज करो इंडिविजुअल है, व्हेन दिस इंडिविजुअल बिकम पार्ट ऑफ बिकम अ पर्सन, एक सेकेंड, बिकम अ पर्सन इन अ ग्रुप, उस किसी ग्रुप में वो एज अ पार्ट बन जाता है या उस ग्रुप का एक पर्सन बन जाता है तो इसका मतलब आपका सोशलाइजेशन प्रोसेस वही है। एक जर्नी है एक इंडिविजुअल की किसी ग्रुप के मेंबर के बनने में। ठीक। होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के ऑप्शंस भी क्या बोला था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हैज एक्सप्लेन दैट competition logically develops into conflict। इनमें से कौन बात करते हैं कि जो कंपटीशन है वो लॉजिकली डेवलप करता है कॉन्फ्लिक्ट में। ये हमारे ई एस बोगार्डस हैं। ऑनेस्टली इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है दो थिंकर्स के बीच में। एक तो ये बोगार्डस और दूसरे हमारे के डेविस या किंस्ले डेविस। तो मुझे दोनों के ही मिक्स आंसर मिल रहे हैं। कहीं बोगार्डस बोला गया है और कहीं डेविस बोला गया है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं लग रहा है। तो इफ़ एनीवन हैव सम आइडिया ओवर दिस आंसर प्लीज़ लेट मी कमेंट, लेट डाउन राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड जहाँ तक लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका ई एस बोगार्डस है, लेकिन ये अगेन आई एम टेलिंग यू कि एक डाउट में है। अगर अगले सेशन में मैं इसे थोड़ा सा और कंफर्म करके बताऊंगी कि इसका क्या आंसर हो सकता है। अभी तक के लिए आप बोगार्डस याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज 73। 73 क्वेश्चन बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कोऑपरेशन। कौन सा डायरेक्ट कॉपरेशन के ऊपर बात करता है। अच्छा, कॉपरेशन मतलब आप डायरेक्टली कॉपरेट कर रहे हो, एक दूसरे के साथ रह रहे हो, चीज़ें को शेयर कर रहे हो, ये आपका कॉपरेशन होता है। ठीक है। तो डायरेक्ट इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट कॉपरेशन बोला है। ठीक है। तो पहला इन्होंने फैमिली के बारे में बात की है, दूसरा गवर्नमेंट के बारे में, यूएनओ और पार्लियामेंट। देखो अगर बिल्कुल डायरेक्ट कॉपरेशन, देखो कॉपरेशन तो इन चारों में हो रहा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो वो हमारी फैमिली सबसे पहले आएगी। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। Who among the following emphasize conflict play a positive role in preserving society। इनमें से कौन बोलते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी को प्रिजर्व करने के लिए पॉजिटिव रोल निभाती है। तो हमारी इसका आंसर होगा, लेट मी रेज दिस वन, इसका आंसर होगा हमारे एल ए कॉजर या लुइस ए कॉजर। इनकी एक बुक है, इसमें ये बात करते हैं, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ये बात करते हैं कि जो ये एक्चुअली में आपके कल्चरल सॉरी कल्चरल नहीं, आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हैं एली कोजर। तो ये सोसाइटी में हर एक चीज़ को, जो भी चीज़ सोसाइटी में हो रही है चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट ही क्यों ना हो, तो वो पॉजिटिव एंगल से देखते हैं और एक फंक्शनल एंगल से देखते हैं सोसाइटी को कि यहाँ पर अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सोसाइटी को प्रिजर्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर रहा है। ठीक है। तो एली कोजर वही बात करते हैं। अब मैक्स वेबर कॉन्फ्लिक्ट को एज सच तो वो कॉन्फ्लिक्ट पे बात नहीं करते हैं, मतलब वो करते हैं कॉन्फ्लिक्ट पे बात। एग्जैक्ट एक्चुअली में नहीं, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा उसे रिवाइज करूंगी देन आई एम, मैं इसे फिर आगे बताती हूँ। अच्छा, कार्ल मार्क्स भी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, उनका तो पूरा काम ही कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। वो बोलते हैं कि जो रिवॉल्यूशन का इंजन है वो आपका कॉन्फ्लिक्ट पे ही है, मतलब इंजन ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन वो कॉन्फ्लिक्ट को ही कंसिडर करते हैं। एंथनी गिडन्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं थोड़े से, ये वही हैं जिन्होंने आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन दी थी और रन अवे वर्ल्ड जैसा कॉन्सेप्ट दिया था, और उन्होंने सोसाइटी को बताया था एज अ जगरनॉट।
और ओके, ये हमारे डिस्कस हो गए हैं। लेट मूव टू दी अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 है। ये बोलता है द टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच इक्वल यूनिट ऑफ द होल इज प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। अच्छा, इनमें से हमें वो सैंपल बताना है, उस टाइप मतलब सैम्पलिंग का वो टाइप बताना है जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी सिलेक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है सबकी सेम ही होगी। तो ये हमारा रैंडम सैम्पलिंग में आएगा। पर्पसिव सैम्पलिंग तो आपका नहीं होगा, क्योंकि किसी पर्पस से जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो पर्पसिव सैम्पलिंग में आ जाएगा। कंसेंसस जो सेंसस है, सेंसस भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक टाइप नहीं है, मेथड हो गया सैंपल को कलेक्ट करने का। और ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, तो इसका आंसर ये है। जो हमारी सैम्पलिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड है वैसे सैम्पलिंग। एक तो आपकी प्रोबेबिलिटी और दूसरी आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी। और आपका जो रैंडम सैम्पलिंग है वो प्रोबेबिलिटी के अंडर आता है, और जो पर्पसिव सैम्पलिंग है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आता है। ठीक है। और जो आपका सेंसस है वो तो सैम्पलिंग का पार्ट है ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु इज प्रोफाउंडर ऑफ द थ्योरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ। ओके, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट बनाया है। होप आपने उसे देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमारे हैं सी एच कुले आपका लुकिंग ग्लास सेल्फ का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये अगर ये जे एच मीड है, या फिर ये आई थिंक ये जी एच मीड है। जी एच मीड वही हैं जिन्होंने आई और मी का कॉन्सेप्ट दिया था। और मार्गेट मीड हमारी बहुत अच्छी, मतलब बहुत बेहतरीन फेमिनिस्ट थिंकर्स में से आती हैं। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क आता है मार्गरेट मीड का, दैट इज़, और ये बहुत बार आया भी है। और उन्होंने फील्ड स्टडी की थी एक्चुअली में। और वो जो 3 ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने फील्ड स्टडी की थी, अब वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। इनकी बुक का नाम है कमिंग ऑफ एज इन समोया। और इसके ऊपर इन्होंने जेंडर रोल्स की बेसिकली इसमें बात की थी कि किस तरीके से आपके जो जेंडर रोल्स होते हैं वो सोसाइटी ही डिफाइन करती है। और ऐसा नहीं है कि नेचुरल हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी हैं जहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो बहुत एग्रेसिव उनका नेचर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और जो मेल होते हैं बहुत सारे वहाँ पर जिन सोसाइटी की उन्होंने स्टडी की थी उसमें जो मेल को जब उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने देखा कि जो मेल के जो फीचर्स हैं, फीचर इन सेंस उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल फीमेल जैसी हैं। मतलब उन्हें बात करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें थोड़ा सजना संवरना बहुत उन्हें पसंद है। तो उन्होंने यही बताया था कि जो जेंडर रोल्स होते हैं वो सोसाइटी डिफाइन करती है, जो और कोई नेचुरल नहीं होते हैं। सोशलाइजेशन के थ्रू ये सब हमारे डेवलप होते हैं। तो आप 3 इन्होंने स्टडी की थी 3 जगह पर, तो आप उसमें ज़रूर बताना मुझे वो कौन से 3 थे। ओके, ऑस्कर लुइस भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। उन्होंने कल्चर ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इज स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी बुक इज रिटन बाय। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी बुक जो लिखी थी वो हमारे थे गार्फिंकल, एच गार्फिंकल। आपके इन्होंने एथनो मेथोडोलॉजी पे काम किया था। इन्होंने आपका जो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है वो भी दिया था। इन्होंने सोसाइटी को आपका माइक्रो पर्सपेक्टिव से देखा था। इन्होंने बोला था जो सोसाइटी है वो पपेट नहीं है, जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में वो पपेट की तरह नहीं है। उनका अपना भी एक एक सेकेंड, ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने दिया था। अपना भी व्यू है जिसे वो टाइम टू टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से उन्होंने ब्लीचिंग एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पर जैसे बच्चे टिक टैक टॉक खेलते हैं, तो उन्होंने जो एक्स था वो कहीं और, या जो ज़ीरो था वो कहीं और बीच में प्लेस कर दिया जहाँ उसकी पोजिशन होती है वहाँ ना प्लेस करके। तो फिर जो रिएक्शन था उन्होंने फिर वो नोट किया था
कि क्या रिएक्शन होता है, लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और फिर उन्होंने उस जो रियलिटी को अलग तरीके से समझने की कोशिश की थी। कार्ल मार्क्स हमारे वही कॉन्फ्लिक्ट थिंकर हैं ये, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर बात करते हैं, या उनकी जो थ्योरी है उसके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर बेस्ड है। और आपके ये सोरोकिन सोरोकिन आपका सोशल मोबिलिटी के ऊपर कंसेप्ट देते हैं। सोशल मोबिलिटी पे उनका कंसेप्ट है, और वो सोसाइटी कैसे इवॉल्व हो रही है उसके ऊपर भी वो बताते हैं। आपका सीनेट, आइडिएशनल और आइडियस्टिक, इन तीनों में सोसाइटी इवॉल्व होती है और चलती रहती है, इसका वो कंसेप्ट देते हैं। और आई थिंक ये क्वेश्चन रह गया था 72, एक बार इसे और देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्ले मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोल इन सोशलाइजेशन में? सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? किनशिप। देखो यहाँ पर बहुत मोस्ट की बात आ गई, मतलब सबसे ही ज़्यादा। किनशिप हाँ हमारा हो सकता है, स्कूल हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन फैमिली प्राइमरी है। जो आपका ये हो गई, ये सब सेकेंडरी है, लेकिन फैमिली हमारा प्राइमरी आ जाता है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी सोशलाइजेशन में, किसी इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन में। होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये सीरीज। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आपका कुछ भी फीडबैक होता है या कोई भी मेरे लिए सजेशन होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।